नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच जो टकराव चल रहा है, अब वो एक नए स्तर पर पहुंच रहा है। टकराहट में तीखापन और कड़वाहट बढ़ती जा रही है। कल प्रधानमंत्री की प्रचार सेना ने ममता बनर्जी पर हमला किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया है। आज खुद ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और उन्होंने कहा कि मेरा अपमान किया गया है। उन्होंने और भी बहुत सारे आरोप लगाए। ये भी कहा कि मोदी बदले की राजनीति कर रहे हैं और बदले की राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पश्चिम बंगाल के चुनाव में करारी मात मिली है। उनका ये भी कहना था कि उनकी सरकार एक तरफा फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है। पीएम ऑफिस इज फीडिंग फेक वन साइडेड पार्टीजन न्यूज टू द मीडिया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो कल मीटिंग होनी थी प्रधानमंत्री के साथ ममता बनर्जी की, और उस मीटिंग के बाद जो एक तरह से बहिष्कार किया था ममता बनर्जी ने, और उसके बाद जो विवाद खड़ा हुआ वो हम लोग देख ही रहे हैं। सवाल उठता है कि ये जो टकराव है पश्चिम बंगाल को कहां ले जा रहा है, या इस टकराव में जो केंद्र सरकार की भूमिका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका है, वो क्या हम मान सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री के स्तर के व्यक्ति के लिए ठीक है, या ये अहंकार की लड़ाई है दो नेताओं की? क्या ये देश हित और राज्य हित, इन दोनों को नजरअंदाज कर रहे हैं दोनों नेता? इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे, और इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बहुत ही सीनियर एडिटर श्रवण गर्ग जी हैं, कई चैनलों में रह चुके और प्रिंट में भी समय गुजार चुके इनके सिंह जी हैं, बादशाह सेन हैं जो भी प्रिंट में भी रहे हैं, टेलीविजन में भी रहे हैं, नीरेंद्र नागर हैं, उनका अनुभव डिजिटल का भी है, प्रिंट का भी है। तो बहुत ही अनुभवी लोग हमारे साथ हैं, और हम इस महत्वपूर्ण घटना, क्योंकि इसको हम एक बड़े फलक पर भी देखेंगे कि ये पूरे जो संघीय ढांचे को है, जहां ढांचा है हमारे भारत का, उसको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे। लेकिन सबसे पहले सिंह साहब, एक पहला छोटा सा बुनियादी प्रश्न है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी का अपमान किया है उस मीटिंग में गवर्नर को बुलाकर, विपक्षी दल के नेता जो उनकी अपनी पार्टी के ही नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी को बुलाकर, केंद्रीय मंत्री को उसमें रखकर, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक को ये रूप देकर ममता बनर्जी का अपमान किया? देखिए, फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या क्वासी फेडरल होता है, उसके कुछ तकाजे होते हैं, और कुछ जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है, इसके 3 डायमेंशंस है: फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ पे जो वो रिश्ता था, एक रिव्यू मीटिंग थी। और अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, आपके व्यूवर्स के लिए ये जरूरी है जानना कि जब कभी रिव्यू मीटिंग होती है तो सिचुएशन को ऑफिसर्स बताते हैं अपने ग्राफिक्स के जरिए, अपने डिटेल्स के जरिए, और वो वहां पे चीफ मिनिस्टर भी होता है, और दरअसल वो चीफ मिनिस्टर का ही स्टाफ होता है जो प्राइम मिनिस्टर को, उनके ऑफिस को रिव्यू करता है, उनके स्टाफ को रिव्यू करता है। ये पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है। भारत में ये परंपरा रही है कि रिव्यू मीटिंग में सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो ब्रीफ करते हैं, और चीफ मिनिस्टर साथ में बैठता है क्योंकि वही उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। ये प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे आपने, क्या वो ऑल पार्टी मीटिंग थी? ये मीटिंग तो एक्चुअली ममता को बुलाना था। ममता इसको बुलाती हैं, अपने कौन ऑफिसर्स आएंगे, कौन किस पॉइंट पे ब्रीफ करेगा, ये रिव्यू मीटिंग। लिहाजा ये ममता बनर्जी को बुलाना था। आप कहां से बुलाते हैं? पहला तो ये, और ये है जो अपर हैंड रख के जो आप डील कर रहे हैं, चलिए साहब आप ही ने बुला लिया। लीडर ऑफ अपोजिशन का कौन सा कल, क्योंकि तब तो ब्यूरोक्रेट बोलेगा ही। अगर ऑल पार्टी ये पॉलिटिकल हो जाएगा फोरम, तो वो ब्यूरोक्रेट बोले, क्योंकि उसको ये ब्रीफ नहीं है उसका कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने बोले और फिर वो काउंटर क्वेश्चन करे। ये हाईली एक सीक्रेट मीटिंग होती है। सीक्रेट का मतलब ये है कि ये ब्यूरोक्रेट्स और इनके बीच की मीटिंग होती है जिसमें ब्रीफिंग होती है। अभी तक कभी परंपरा नहीं रही है कि रिव्यू मीटिंग में, जब तक उसको एक्सटेंड करके डिक्लेयर ना किया जाए कि बड़ी क्राइसिस है, ऑल पार्टी मीटिंग हम बुला रहे हैं। और अगर आप बुला रहे थे तो सीपीएम को क्यों नहीं बुलाया, कांग्रेस को क्यों नहीं बुलाया? दूसरा ये,
फिर आपने गुजरात में गए थे तो आपने क्या यही किया था? आप इसके पहले जहां जाते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव को बुलाते हैं, आप जब जाते हैं तो आप यहाँ पे दोनों इतने बौने हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स हमारे इतने बौने हो गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने तसव्वुर नहीं किया था कि आज से 70 साल बाद ये नाटे कद के लोग हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को ऑपरेट करेंगे। उस समय तो अम्बेडकर का मुझे याद आता है, बड़ा बढ़िया उन्होंने एक चीज कही थी जो मैं अक्सर कोट करता हूं कि देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन में ये यूनिटरी हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में ये फेडरल होगा। तस्वुर तो बड़ा अच्छा किया था। कब ये नॉर्मल से इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, जब शुभेंदु अधिकारी को आप छोड़ देंगे क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गया है, और एन दिन शपथ लेने के दिन आपका गवर्नर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कर देगा, तो आप कितने बौने हो गए हैं। आप और ममता में कोई अंतर नहीं, बल्कि हम तो ये कहेंगे सड़क छाप लड़ाई ये हो गई है। तो इसमें डेमोक्रेसी नाइसिटीज आप एक पक्ष से क्यों खोजते हैं कि साहब वो प्रधानमंत्री थे, वो देश के प्रधान, हाँ जी प्रधानमंत्री थे, अभी तो वोट लेने आए थे तो दीदी और दीदी कर रहे थे, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तब वो कौन से थे? तब भी वो प्रधानमंत्री थे। और अगर वो तब प्रधानमंत्री थे तो ममता बनर्जी भी चीफ मिनिस्टर उस समय हुआ करती थी। तो लिहाजा आप ये दोनों इतने बौने हो गए हैं कि जब कल राजनीति शास्त्र में दुनिया के पढ़ाया जाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो घिन आएगी भारत के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पे, फेडरल स्ट्रक्चर पे, और प्रधानमंत्री के 2014 में वो जुमला कहने के कि साहब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा। हालांकि अमेरिकन फ्रेज है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, बल्कि 2018 में इसको और एक्सटेंड किया उन्होंने। उनके एक्सपर्ट्स ने कहा कि साहब 2 जुमले और ले लीजिए, तो उन्होंने कहा हेल्थी कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बड़ा भारी भरकम हो गया फ्रेज, लेकिन आप मजाक कर रहे हैं। आप जब ममता बनर्जी जीत जाती है तो उसके 4 आदमियों को तो भीतर करने की कोशिश करते हैं, जो आदमी आपके साथ हो जाए। तो आप कितने बौने हैं, आप प्राइम मिनिस्टर रहने लायक नहीं है। अगर देश का प्राइम मिनिस्टर जिसको कि वोट मिलते हैं और 22 करोड़ वोट मिलते हैं, कई राज्यों के मिला, कई देशों की मिला दे, जनसंख्या उतनी नहीं होती है। इस देश में एक आदमी को 22 करोड़ वोट मिल रहे हैं और वो देश का टोटल 36% वो वोट लेके जीत रहा है। अगर वो ये कहे कि हम इतने बौने हैं कि हम ममता बनर्जी को सांस नहीं लेने देंगे, उसके आदमियों को जिंदा नहीं तो हमारी पार्टी में आ जाओ, तो आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी से आप डिसेंसी की उम्मीद क्यों रखते हैं। जब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इस तरह टूट रहे हैं तो एक तरफा होगा क्या? वो प्राइम मिनिस्टर है तो ममता बनर्जी भी 3/4 सीट लेके आई है, एक बम्पर मेजॉरिटी से आई है। लिहाजा ये घिनौनापन दोनों तरफ से हो रहा है। बल्कि हम कहेंगे कि जो ज्यादा ऊंचे पद पे है, अगर वो कर रहा है तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की आत्मा आज रो रही होगी कि हमने तसव्वुर नहीं किया था कि 70 साल ये हमारे नुमाइंदे होंगे, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हुआ करेंगे, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो इस तरह से इन्वेंटेड प्रिटेक्स्ट पे ये लोगों को बंद करेंगी। तो मेरे ख्याल से जब इसको आप स्टडी करेंगे तो यही है कि फेडरल स्ट्रक्चर या क्वासी फेडरल भारत के लिए इतने बौने पॉलिटिशियंस के लिए मुनासिब नहीं है। ये बंद कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का नाटक। जी श्रवण जी, इससे अब आगे हम बढ़े तो हमारे पास सामने तुरंत ये सवाल उठ खड़ा होता है कि अगर ये प्रधानमंत्री कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? क्या जो ममता बनर्जी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है वो पचा नहीं पा रहे हैं? उन्हें लग नहीं रहा है कि ममता बनर्जी दोबारा उस पद पर बैठ गई हैं और उन्हें उनसे डील करना पड़ा है, जिनके बारे में उन्होंने तमाम तरह की अनाप शनाप बातें की, अनाप शनाप अंदाज में चुनाव प्रचार के दौरान वक्तव्य दिए? तो वो ये हार की खीज है या कोई दूसरी पॉलिटिक्स की रचना है जिसमें ममता बनर्जी को किसी ना किसी तरह से बेदखल करना है वहां से, बंगाल से? अनम्यूट कर लीजिए श्रवण जी। इसमें 2-3 चीजें हैं मुकेश जी। एक तो पहली चीज ये कि ये प्रधानमंत्री इस समय अपनी लोकप्रियता के बिल्कुल एकदम लो पर हैं 7 सालों में, और उनके 7 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर उनकी एक जिसको कहते हैं ना मेजर ब्लो, उनकी पूरी पर्सनैलिटी को
और उनके पूरे काम को ये बंगाल में मिला है। मतलब 2 दिन पहले, कल उनके 37 साल पूरे हो रहे हैं और शुक्रवार को एक 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 मुख्यमंत्री जो है, जिसको 3 सप्ताह भी नहीं हुए हैं मुख्यमंत्री का पद लिए हुए, वो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है। और देश का कोई भी गैर बीजेपी मुख्यमंत्री, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, उन्होंने ममता के एक्शन को कंडेम नहीं किया है। मैं सुशील मोदी की बात नहीं कर रहा हूं जी। नवीन पटनायक ने भी बहुत ही विनम्रता पूर्वक 500 करोड़ का पैकेज ले लिया। उन्होंने कहा कि अभी केंद्र की स्थिति नहीं है वगैरह वगैरह, जो हम बाहर नहीं डालेंगे। उन्होंने ममता के एक्शन को क्रिटिसाइज नहीं किया और प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए नजर नहीं आए। मैं बंगाल की टाइमलाइन में नहीं जाना चाहता कि क्या घटना हुई। गुरुवार को जैसे मान लीजिए ममता को पता चल गया था कि शुभेंदु भी बैठक में शामिल होने वाले हैं, तो चीफ सेक्रेटरी ने कोऑर्डिनेट किया पीएमओ से कि ये मीटिंग पीएम और सीएम के बीच में ही होनी चाहिए, और उसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही फिर ये सारा का सारा हुआ कि ममता उनसे मिलेंगी। शुभेंदु को बुलाने का कोई लॉजिक नहीं था, जैसा सिंह साहब ने भी कहा। ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था ममता को उकसाने का, उत्तेजित करने का, और जैसा ममता ने कहा इंसल्ट करने का, अपमानित करने का। और जिसकी की शुरुआत तो ममता के शपथ लेने का 48 घंटे बाद ही हो गई थी कि राज्यपाल ने जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को इशू बनाया, फिर वो गए कुछ इलाकों में दौरा करने। तो ये मुद्दा अब ये नहीं है, मुद्दा पास्ट नहीं है, मुद्दा फ्यूचर है कि प्रधानमंत्री 3 साल अपने कैसे गुजारने वाले। अपनी लो पॉपुलरिटी, कोरोना की खराब हैंडलिंग, जनता के बीच में उनकी पूरी की पूरी इमेज का ध्वस्त हो जाना, विदेशों में हो जाना, और ऐसे में एक मुख्यमंत्री का उनको चैलेंज करना। क्या ये विल इट बिकम ए न्यू नॉर्मल फॉर, क्या ये एक नया संबंध स्टेट और सेंटर के बीच में बन जाएगा? तो प्रधानमंत्री की चिंता ये हो सकती है कि अच्छा हुआ वो नहीं गए वहां महाराष्ट्र में, जब पिछले तूफान के टाइम में जब गुजरात गए थे तब महाराष्ट्र भी प्रभावित हुआ था, और वहां अगर फडणवीस को बुला लेते तो क्या उद्धव ठाकरे वैसे ही करते? तो ये एक नया मोदी को चैलेंज उपस्थित हो रहा है। श्रवण जी, ये मोदी को चैलेंज हो रहा है या मोदी खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उकसा रहे हैं चैलेंज करने को? ये इस तरह की स्थिति उन्होंने खुद निर्मित की है। देखिए, मोदी के स्वभाव में इनबिल्ट है। आप जैसे बार बार एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है संघीय ढांचे का, फेडरल स्ट्रक्चर का। या फेडरल स्ट्रक्चर की कोई बात ही नहीं। जिस दिन से मोदी सत्ता में आए, संघ के ढांचे की बात करिए आप, कि संघ का ढांचा देश में स्थापित हो रहा है और संघीय ढांचा समाप्त किया जा रहा है। तो कोई संघीय ढांचा बचा ही नहीं है किसी भी तरह का। और मोदी के पूरे जो एक्शन है पिछले 7 साल के, वो गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने के रहे हैं। आप पिछले कोरोना का पीरियड भी देख लें, ये भी देख लें। पिछली बार मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश की गई। इस बार भी 5 राज्यों के चुनाव, पूरी की पूरी ताकत झोंक दी गई बंगाल में। ये पूरा का पूरा मामला फेडरल स्ट्रक्चर का है ही नहीं। तो मोदी स्वयं इनवाइट कर रहे हैं कॉन्फ्रंटेशन को, और उस कॉन्फ्रंटेशन के जरिए कुछ देश में ऐसी स्थिति, शायद मैं शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को एज्यूम कर लें। क्योंकि ये काफी बड़ा डर है किसी भी शासनाध्यक्ष के लिए कि जिस मकान को वो बनवा रहा रहने के लिए, उसमें नहीं रह पाएगा। जिस सेंट्रल विस्टा में अपने लिए एक नई रिहाइश तय कर रहा है, वो उसमें नहीं रह पाएगा। ये सबसे बड़ा डर हो सकता है। जी।
तो ये कॉन्फ्रंटेशन जो है गैर भाजपा सरकारों के साथ, ये बता सकता है कि देश में असाधारण स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और जो मुख्यमंत्री हैं गैर भाजपा राज्यों के, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और केंद्र सरकार अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स के साथ लेस करना चाहती है। तो इस स्थिति में ये जो पहली बार हुआ है, ये आजादी के बाद की एक चीफ सेक्रेटरी को इस तरह से बुलाया गया। कभी आईएएस की हिस्ट्री में इस तरह से नहीं हुआ कि उसको सेंट्रल डेपुटेशन पे मतलब ये कि आप घर के मालिक से बदला नहीं ले पा रहे हैं तो उसके बच्चे को आपने पीट दिया। तो ये जो शब्द का इस्तेमाल किया है सिंह साहब ने, मैं उसमें केवल इतना अमेंड करना चाहता हूं कि आपने, सिंह साहब ने थोड़ा बैलेंस करने के लिहाज से दोनों को बोना साबित कर दिया। मैं दोनों को बोना साबित नहीं करना चाहता। मैं प्रधानमंत्री के पद को अलग देखता हूं और मुख्यमंत्री के पद को अलग देखता हूं। प्रधानमंत्री अपने पद के साथ कभी न्याय कर ही नहीं रहे हैं जब से वो सत्ता में आए हैं। तो और वो ऐसा, ये केवल एक्सेप्शन नहीं है, ये जो है जिस तरह से बंगाल हुआ। जी बादशाह, ये जो मैं एक राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाना चाहता हूं कि ये जो ओछापन दिख रहा है प्रधानमंत्री की एक के बाद एक कामों में, चाहे वो दीदी चिल्लाने वाला लहजा हो, चाहे ये ऐसा नहीं है कि बंगाल तक सीमित है, या हम जो थोड़ा पत्रकारिता और खबरों में रमे रहते हैं उनकी चिंता है। ये लोग देख रहे हैं, देश भर में देख रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ किस तरह व्यवहार कर रहा है। तो क्या ये बीजेपी के थिंक टैंक, बीजेपी की जो सोच है, जो संघ है, जो परिवार है, वहां इसको लेकर कोई बेचैनी नहीं होती होगी कि आखिरकार हमारा जो नेता है, हमने जो हिंदू हृदय सम्राट स्थापित किया है दिल्ली में, वो इतना छोटापन क्यों दिखा रहा है? उससे तो उनकी पूरी आइडियोलॉजी भी छोटी दिखती है, अगर वो आइडियोलॉजी को आप थोड़ा उस तरह से देखें तो। मुकेश जी देखिए, ये अभी इस बार जो है मेरे ख्याल से 5 असेंबली इलेक्शंस हुआ। उस इलेक्शन तमिलनाडु में हुआ, केरल में हुआ, आसाम में हुआ, बंगाल और पुडुचेरी। मेरे ख्याल से इन 5 में से सबसे यूनिक इलेक्शन जो है वो बंगाल में हुआ। जिस तरह का प्रधानमंत्री ने जिस तरह का भाषण दिया, जिस तरह का मतलब ममता को घबराने के लिए या ममता के खिलाफ दीदी, ये स्टालिन के खिलाफ नहीं बोला एमके स्टालिन तमिलनाडु में, ना पिनराई विजयन को बोला। तो ये जो है स्पेशल केस जो है बंगाल में है। और मैं थोड़ा ऐतिहासिक रूप से देख रहा हूं, बंगाल में 1947 में पार्टीशन हुआ। उससे पहले भी 1905 को बंगाल का एक बार पार्टीशन हुआ था, मोर और लेस मतलब रिलीजियस लाइन में हिंदू मुस्लिम के बीच, और ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। और जो संघ परिवार है शायद ये सोचा, और इतने साल से सोच रहे हैं कि बंगाल एक आइडियल जगह है कि उसका जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसमें बढ़ावा दे, क्योंकि ये पहले हो चुका है। ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुआ है बंगाल में, और ये हिंदू मुसलमान राइट्स हुआ था बंगाल में। तो ये तो संघ परिवार के लिए शायद उन लोग का लक्ष्य ये है कि हमारा क्या है, अभी वो उनका 75 साल, ये आरएसएस का फाउंडिंग मेरे ख्याल से 100 साल होने वाला है। तो सेंचुरी में जो है बंगाल भी निपट ले, सेंचुरी 100 साल। तो ये नहीं हो पाया। 96 इयर्स हो गए। सॉरी, हाँ बिल्कुल। तो ये एक तो इनका सिंबल जो है वो सेंट्रल विस्टा मेस है, दूसरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, दूसरा जो है इनका प्रोजेक्ट बंगाल का है। और इन्होंने कोशिश किया काफी मतलब मेहनत से बंगाल को कब्जा कर लेने में, और ये इसमें असफल हो गया।
तो इसका बदला एक तरह से लेने के लिए, इसका मतलब अंग्रेजी में एक शब्द है, हिंदी तो उतना मेरा ठीक ठाक नहीं है, पेटी, बहुत पेटी है, मतलब तुच्छ, तुच्छ मेरे ख्याल से ठीक शब्द है। एक ऐसा तुच्छ व्यवहार जो है वो तमिलनाडु में नहीं किया है, केरल में नहीं किया, बंगाल में किया, क्योंकि बंगाल में इन लोग सोचा एक स्पेशल केस है, इधर 33% मुसलमान है, बाकी सब हिंदू को इकट्ठा करेंगे। 1947 में उससे पहले रायट्स हुआ है तो, और ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुआ है, तो इधर और एक और लगा देते हैं कि भारतीय जनसंघ का फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी वहां के हैं, लेकिन वो कुछ और ढंग का आदमी। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच बहुत बहुत आसमान जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी ये सब कोशिश करने के बाद जब असफल रहा तो ये जो है हमें मतलब पिछले कई दिनों से हारने का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो जो तो ये बदले की राजनीति है, बदले के, और वो जो अश्वमेध यात्रा जो है जो वाजपेयी जी ने अनाउंस किया था, और इन्होंने सोचा कि कम से कम बंगाल भी कैप्चर हो जाएगा उस अश्वमेध यात्रा, और ममता जो है वो घोड़ा को रोक दिया उधर, और ये इनका पच नहीं रहा है बीजेपी का। तो गवर्नर को भेज रहे हैं, ये जगदीश धनखड़ का वह गवर्नर जा रहा है इधर उधर, यहाँ राइट, यहाँ वायलेंस हो रहा, ये दूसरा ये चीफ सेक्रेटरी का ट्रांसफर हो गया, मंत्री लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश किया। ये सब जो है बदले का राजनीति चल रहा है, और वो एक तरफा राजनीति है। ये ममता के तरफ से कोई बदला नहीं है, क्यों वो क्यों बदला ले, वो तो जीत गए। बदला जो है मोदी ले रहे हैं, और ये जो बदले का राजनीति ये मोदी चला रहे हैं, ये तो साफ पता चल रहा है। जी नीरेंद्र, ये जो लगातार हम देख रहे हैं कि जीत के बाद भी ममता बनर्जी के खिलाफ एक अभियान केंद्र सरकार की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से, जो स्थानीय लीडर है उनकी तरफ से, और फिर ये जो तमाम घटनाएं सिंह साहब ने, बादशाह जी ने और इन्होंने श्रवण जी ने दोहराई हैं, उन सब को कड़ी मिलाएं, और जो कुछ हो रहा है उसका बंगाल के लोग उसको किस तरह से देख रहे होंगे, ये मुझे लगता है कि ये तो बीजेपी के लिए और उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे ढंग से वहां नहीं लिया जा रहा होगा कि एक जो महिला है, एक पार्टी है जो इतने विशाल बहुमत से जीत कर आई है, उसे अब सरकार ही नहीं चलाने दी जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, और मैं आज यही सोच रहा था कि बीजेपी या मोदी और अमित शाह एक के बाद एक वही गलतियां कर रहे हैं। अभी मैंने एबीपी न्यूज में देखा बंगला का जो है, और उन्होंने पूर्व जो आईएएस हैं सबसे बात की। एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, बल्कि ऐसे पैनलिस्ट जो आमतौर पर बीजेपी के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ऐसे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि ये जो आलापन बंदोपाध्याय, कल जो बात हुई वो अलग बात है, ममता ने किया और ये क्या, शुभेंदु अधिकारी वहां मौजूद थे, और वो कहते हैं कि उड़ीसा में भी विपक्ष के नेता को बुलाया गया था, लेकिन कोविड से इसे नहीं आया। ठीक है, मैंने देखा गुजरात में अभी ताउते आया था, तो मैंने देखा गवर्नर को बुलाया था। मुझे तो ये भी याद नहीं कि गुजरात गवर्नर कौन है, मुझे गूगल करना पड़ा। तो आप गुजरात में नहीं बुलाते गवर्नर को, लेकिन यहाँ आप गवर्नर को बुलाते हैं, और गवर्नर रोज ऐसी वैसी बातें कर। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आपको बंगाल में तूफान से मुकाबला करने के लिए जो काम करना, उसे गवर्नर क्या कर लेगा? कुछ नहीं। तो और विपक्ष का नेता क्या कर लेगा? तो ये जो काम है, और ठीक है, ओके, पॉलिटिकल राइवलरी है, कोई कह सकता है कि दोनों घटिया लेवल की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अगर आलापन बंदोपाध्याय अगर वो नहीं गए, या उनको उस मोदी को जिस तरह से अहंकार को चोट पहुंची कि आदमी आईएएस अफसर होके मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, और उनको आप सजा दे रहे हैं। आप ममता से तो लड़ाई कर नहीं सकते, ममता की लड़ाई में हार गए हैं। आप आलापन बंदोपाध्याय को आप उनके रिटायरमेंट के आखिरी दिन, ठीक है 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है, एक्सटेंशन किस लिए मिला है? कोविड के काम करने के लिए। अगर वो दिल्ली में रहते हैं तो उनका एक्सटेंशन कोई मतलब ही नहीं है। तो 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, 31 तारीख को आप वहां बुला के आप क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल वही बात है कि ममता से आप लड़ नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं लड़ पा रहे। बहुत कोशिश की आपने, पहले दिन से कोशिश की, जब नेताजी की 125
शतवार्षिकी समारोह में जब जय श्री राम हुआ, मोदी जी चुप रहे। अगर उस दिन मोदी ने उस लोगों को टोका होता तो मैं कहता यस, मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपना काम कर रहे हैं, और ममता भी शायद उस दिन भाषण दी होती और ये चीजें उतनी बिगड़ी नहीं होती। तो मैं इस चीज को शुरुआत समझता हूं, जो मोदी की मौजूदगी में जो जय श्री राम के नारे लगे, उस दिन से ये तनाव की शुरुआत समझता हूं। उसके बाद चुनाव में जो हुआ उसमें छोड़ देता हूं। ओके, पॉलिटिकल है, सभी लोग कर, ममता ने भी दुशासन और पता नहीं क्या क्या कहा है मोदी और अमित शाह को, तो उसको हम छोड़ देते हैं एक बार के लिए। लेकिन उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आ गए, तो उसके बाद जब 15 दिन के बाद आप 2 मंत्रियों को गिरफ्तार करते सीबीआई की तरफ से, साफ साफ, और आपने देखा जो जमानत उनको सेम डे मिल गई। मैं कहना चाहूंगा कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बहुत ही गलत रोल प्ले किया है, मैं यहाँ ओपनली कहना चाहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने भी उस फैसले पर काफी आपत्ति की है। तो आप अदालत के द्वारा भी उस चीज को रोकना चाहते हैं, उनको परेशान करना चाहते हैं, तो ये सेकंड चीज। उसके बाद आप जब मीटिंग करते हैं तो आप शुभेंदु अधिकारी को वहां शामिल कर लेते हैं, तीसरी चीज। तो लगातार ये जो कर रहे हैं, और जैसा आपने पूछा कि यहाँ की पब्लिक का क्या रिएक्शन है, तो जैसा मैंने कहा कि पैनलिस्ट जो है, एक भी पैनलिस्ट सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, और जनता में, चूंकि ये आदमी अलापन बंदोबस्त क्यों रोका गया था, इसलिए रोका गया था कि कोविड की समस्या है, याद की समस्या है, इसका मुकाबला कर रहा है एक आदमी अक्टूबर से, उसकी नेतृत्व रहना जरूरी है, आप परेशान कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये अपने पैरों पर और कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कल अगर बीजेपी को, आज अभी सी वोटर ने शायद कोई सर्वे किया है, और बड़ा आश्चर्यजनक सर्वे है, जिसमें कहा जा रहा है 40% ममता से पूर्ण संतुष्ट है, और करीब और 40% मोटा मोटी संतुष्ट है। यानी जिस मुख्यमंत्री को यहाँ पर 80% पब्लिक सपोर्ट कर रही है, सिर्फ 17% कह रहे हैं कि हम असंतुष्ट है। वो 17% वही कोर बीजेपी का वोटर है। तो इस राज्य में सिर्फ 17% वोटर, 17% आबादी आपके साथ है, उस 17% को खुश कर सकते हैं ये काम करके, लेकिन 80% को खुश नहीं कर सकते। तो ये बीजेपी और मोदी अमित शाह जो है, बिल्कुल बेवकूफी पे बेवकूफी किए जा रहे हैं और अपनी कब्र खोद रहे, मुझे ये लगता है। सिंह साहब, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की श्रवण जी ने, कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर लेने की एक कोशिश का हिस्सा है कि आप राज्यों से टकरा रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपमानित कर रहे हैं, उन्हें अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। ये हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, और कोरोना के पीरियड में ये ज्यादा होता हुआ हमने देखा है। तो क्या ये एक जो प्रवृत्ति हम शीर्ष पर देख रहे हैं कि एक निरंकुश व्यवहार धीरे धीरे निकल कर आ रहा है प्रधानमंत्री का और सरकार का, वो अब चाहता है कि वो पूरी तरह से हर चीज उसके हिसाब से हो, जहां भी मुख्यमंत्री है या तो उसके हिसाब से चले, और नहीं तो हम उनको काम ही नहीं करने देंगे। तो ये अंततः जाकर कहां रुकेगा? क्या एक तरह की तानाशाही के करीब हम बढ़ रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा कि मुख्यमंत्री को की बोलती बंद कर दिया जाए। ये अंत में इसका हश्र जो होगा वो हमारी आपकी बोलती बंद करने की कोशिश होगी, जो ऑलरेडी शुरू हो गई है। हम साफ देख रहे हैं। नवंबर में जब ये हंगामा हुआ था, तो बुला के आईटी मिनिस्टर ने कहा था ट्विटर और फेसबुक को कि या तो इनक्रिप्टेड अपने प्लेटफॉर्म का एक्सेस दीजिए हमें, या हम आपको बंद कर देंगे आपका ये सारा धंधा। वो बड़ा शार्प निकला, उसने कुछ नहीं किया। उसको ये पता था कि ये इजरायली सॉफ्टवेयर, जासूसी के सॉफ्टवेयर पेगासस यूज करके यहाँ के 125 जर्नलिस्टों, सोशल एक्टिविस्ट का ये सारा वो ले रहे हैं। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक बार आपने फोन में वो किसी तरह इंटर कर जाए, आपने सिर्फ हेलो कर दिया, उसका कॉल ले लिया, उसके बाद वो आपका कैमरा ऑन कर सकता है, वो आपका व्हाट्सएप सारा निकाल सकता है, एक एक चीज आपकी वो रिकॉर्ड करेगा। और मजा ये है कि आपके फोन में ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। और ये जब हंगामा हुआ, यहां हुआ या राज कैसे खुला, फेसबुक ने कुछ नहीं किया, कैलिफोर्निया में एक मुकदमा कायम करवाया कि साहब ये पेगासस दुनिया में हमारे सारे उसको ब्रीच कर रहा है, और उसने लिस्ट में हिंदुस्तान का भी नाम दे दिया। वहां से जब पेगासस से पूछा, पेगासस की एनएसए कंपनी इजराइल की है, उससे पूछा कोर्ट ने कि भाई तुम ऐसा करते हो? बोला जी हुजूर, करता तो हूं, लेकिन मैं सिर्फ हेड ऑफ द सॉवरेन गवर्नमेंट
किसी भी सॉवरेन गवर्नमेंट के एस्टेब्लिश लीगली वैलिड इंस्टीट्यूशंस को ही देता हूं, मैं प्राइवेट को नहीं देता। और जब जब वो ये कहे इंडियन गवर्नमेंट की हालत खराब हो कि ये सीधा हमारे ऊपर आ रहा है, क्योंकि सीधा है कि या तो आईबी उसको यूज कर रहा था या रॉ कर रहा था। जब ये नवंबर में मामला पार्लियामेंट के फ्लोर पे आया तो आईटी मिनिस्टर ने कहा यस वी हैव पावर्स, अगर देश में इस तरह का देशद्रोह का कोई केस होता है तो हमारे पास वो अनलिमिटेड पावर्स हैं जिसमें कि हम प्राइवेसी ब्रीच कर सकते हैं। तो पूछा गया अरे भाई तुमने किया कि नहीं ये बताओ, पेगासस यूज करते हो कि नहीं? नहीं नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो दिन और आज का दिन, ये लगातार कोशिश है कि हमारे आपके इस बोली को बंद कर दिया जाए। इसलिए जो श्रवण जी ने कहा है, मुझे लगता है बहुत दिन से हमें जानते हैं, हम बैलेंस नहीं करते, हमारी आदत में नहीं है वो। तो दूसरी बात यह है कि जहां तक मोदी को आप देखें, आइकॉन बिल्डिंग एक प्रोसेस होता है जो सोशियोलॉजिकल प्रोसेस है। हर देश का, हर समाज का अलग अलग प्रोसेस है। भारत में जब हम आइकॉन बनाते हैं तो उसमें कुछ महिमा मंडन भी करते हैं, उसमें देवत्व देते हैं। मोदी में 14 के बाद 16, 18, 19 एक देवत्व, डेइफिकेशन होने लगा, उनमें दैवीय गुण आने लगे। अब होता यह है कि जैसे ही ममता को दीदी ओ दीदी कहा और वोट एकदम नीचे चले गए और कोरोना की वजह से लोग सड़कों पे मरने लगे, उनके बच्चे, पिता, बाप मरने लगे, तो कहा ये देवता तो नहीं है, ये देवता होता तो ऑक्सीजन तो कम ना मिलता, और ये दीदी ओदी सड़क छाप आवाज में क्यों बोल रहा है? तब उनका देवत्व क्लिक हुआ। और जब वो देवत्व खत्म हुआ तो आज जब वो देख रहे हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये तो हम देवत्व से नीचे, और इसमें जब आप आइकॉन हमारा नीचे आता है तो बड़ा फास्ट नीचे आता है। ये कोई ऐसा नहीं होता कि वो स्लो प्रोसेस होता है, बिल्डिंग में तो प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन जब आता है देवत्व खत्म होता है तो लोग कहते हैं नहीं तो अपना ही वाला है, इसके भी 2 हाथ है, इसे ही गरियाता है, ये भी दीदी और हमारी तरह करता है। ये प्रॉब्लम इस समय हो गई है देश के मुखिया की कि लोग पहचान गए हैं। अब मुश्किल ये है कि जो रिटेलिएशन होगा अपने के फिर से देवत्व इस्टेब्लिश करने के लिए, वो बड़ा ही भयंकर होगा। वो ये ममता तक नहीं रुकेगा, वो शुभेंदु अधिकारी को वहां बुला के नहीं रुकेगा। ये पूरी मशीनरी लगी है किस तरह इसको किसी तरह रिटेन किया जाए, जो सैगिंग इमेज है इसको किसी तरह बोल्स्टर किया जाए, इसको किसी तरह से प्रॉप अप किया जाए। आज हम बोल रहे हैं, मुमकिन है कि अगले साल 2 साल में ये बिल्कुल ना बोलना संभव हो, अगले कुछ महीनों में ना हो, क्योंकि ये डरा हुआ रिएक्शन है। अगर बोल्ड रिएक्शन होता तो जिस प्रधानमंत्री को 22 करोड़ वोट मिलते हैं वो एक ममता के इशू को लेके इस लेवल पे आ जाता कि शुभेंदु अधिकारी बचा रहेगा और जो ममता के पार्टी में उनको गिरफ्तार करवा लिया जाएगा। ये सीबीआई का इस इतने भोंडे तरीके से जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देवत्व के गुण से लगातार नीचे ला रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी अगर वो सिर्फ मानवीय हो जाए, सिर्फ जेंटलमैन वाला बिहेव करने लगे तो ये जनता फिर से राखों में चढ़ा लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि विनाश काल में जो ये रिटेलिएशन होता है इस तरह के क्रिएटेड देवत्व का, वो बड़ा ही घटिया होता है और वही इस समय हो रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया बढ़ती रहेगी। जी श्रवण जी, ये जो एक तो ये है कि एक खतरा है कि ऐसी आवाजों को दबा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री की छवि को लगता है कि नुकसान पहुंचा रही है, तो एक प्रोसेस वो चल ही रही है। दूसरा, मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं, जो आज ममता बनर्जी ने कहा कि एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है और इसमें पूरे प्रधानमंत्री की जो टीम है वो टूट पड़ती है एक तरह से। एक ही साथ अमित शाह ट्वीट करेंगे, फिर जेपी नड्डा ट्वीट करेंगे, फिर जावड़ेकर बोलेंगे, रविशंकर प्रसाद बोलेंगे और भी 2-4 नेता इस पर बोलेंगे और लगातार एक इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि यही सच है। तो ये फेक नैरेटिव बनाकर एक प्रोपेगेंडा जो का एक वो है तरीका है, उसके जरिए ये खेल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पूरे प्रधानमंत्री भर की बात नहीं है, एक तरह से पूरी टीम उनकी या पूरी पार्टी ही इस अंदाज में ढल गई है जिसे सच से या जो राजनीति में हम नैतिकता, पवित्रता, शुचिता की बात करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं। ये विशुद्ध बहुत ही बर्बर राजनीतिक खेल शुरू हो गया है।
अनम्यूट कर लीजिए श्रवण जी, अनम्यूट कर। ये सरकार जो सत्ता में आई ना अब मुकेश जी 2014 में, वो फेक नैरेटिव पर ही आई है पूरा का पूरा। आप 2014 के बाद से आज तक के उनके जितने एक्सप्रेशंस और जितने भाषण, ये दीदी और दीदी तो आज कर रहे हैं। अगर आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में जिस तरह की मिमिक्री की गई और बातें की गई कि इनको तो कोई चपरासी की या क्लर्क की नौकरी भी नहीं देगा, तमाम चीजें आपने नोटिस किया होगा कि इन दिनों पिछले कुछ महीनों से गांधी परिवार पर कोई हमला नहीं हो रहा है, राहुल गांधी का कोई मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है। एक कुछ चीजें मॉब लिंचिंग जैसे अचानक बंद हो गई है। नहीं, लेकिन श्रवण जी अभी कुछ दिन पहले कहा है कि गिद्ध, अभी राहुल गांधी को गिद्ध कहा गया, उनकी पार्टी को गिद्ध कहा गया। उसके पहले जब उन्होंने कहा कि बाहर की वैक्सीन को लाना चाहिए, तब उन्हें एजेंट कहा गया मल्टीनेशनल्स का। वो अभी भी कहा जा रहा है। फिरोज गांधी का धर्म बताया गया जी। ये नैरेटिव जो फेक नैरेटिव है, ये इसी पर ये पार्टी जिंदा है, पर ये फेक नैरेटिव अब एक्सपोज हो गया है। अब लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें जो सिंह साहब ने जो बात कही, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि इस सरकार में वो लोग शामिल हैं मंत्री पदों पर भी जो बिहार आंदोलन में जिनकी अगुवाई रही है और जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़के जेलों में गए हैं। तो हो ये रहा है कि एक घोषित इमरजेंसी अब इस देश में नहीं होगी। जो किया जा रहा है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे चीजों को अपने हाथ में ले लिया जाए। ये कॉन्फ्रंटेशन जो है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जो सबसे ज्यादा चोट पहुंची है या अमित शाह को जो पहुंची होगी, वो बंगाल की हार से पहुंची है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी प्रतिष्ठा को, पूरी सरकार को, पूरे सबको दांव पर लगाया हुआ था, और जो जिस तरह का फेक नैरेटिव बंगाल में खड़ा किया गया, किसी प्रदेश में नहीं किया गया। बादशाह जी ने कहा कि किसी और राज्य में स्टालिन के खिलाफ या विजयन के खिलाफ किस तरह की बात नहीं की गई। तो ये बंगाल की जो हार है, ये बहुत तकलीफ की बात है। इसके कारण प्रधानमंत्री की पूरी इमेज, अगर बंगाल में जीत जाते तो कोरोना की मौतें भी भुला दी जाती। तो ये क्या हो गया कि डबल वहमी जिसको कह सकते हैं, कि एक दोहरा प्रताड़ना प्रधानमंत्री को और उनकी पूरी टीम को जो मिली है, और उनकी छवि को जो नुकसान हुआ है। तो जैसे जहां हमको दर्द होता है ना पेट में, या चोट जहां लगती है उसमें बार बार हाथ जाता है आपका, ये एग्जैक्टली वही स्थिति है कि बंगाल पर बार बार इनका ध्यान जाएगा और बंगाल को ये बैटल ग्राउंड बनाएंगे। और मुझे जो इन्होंने कहा नागर साहब ने, मैं भी उसी मत का हूं कि ये जो चल रहा है इस समय, मैं सी वोटर के सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा जो गैस है उसके हिसाब से कह रहा हूं कि ये जो कदम है वो बीजेपी को बंगाल में हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मतलब ये जो किया जा रहा है, वो पिछले 3 सालों में जो मेहनत करके जितनी सीटें इन्होंने प्राप्त की हैं इस समय, और पार्लियामेंट में जितनी सीटें हैं, वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी। वो जो 17% वोट भी है ना, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये जो जिसको कहते हैं कि सुसाइडल कोर्स पर एक पार्टी का होना, तो क्या उसमें पूरी पार्टी की सहमति है? मैं जो पढ़ रहा हूं अभी बंगाल के बारे में खबरें, बंगाल बीजेपी में लोग इस बात से नाराज हैं कि शुभेंदु को क्यों बुलाया गया। सारे लोग नाराज हैं। और बंगाल में बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, जो ऑफिशियल, जो वो बोलने से कतरा रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। ये जितना नैरेटिव आ रहा है वो दिल्ली से आ रहा है, बंगाल में नहीं पैदा हो रहा है। जिस तरह के आरोप ममता बनर्जी पर लग रहे हैं, प्रधानमंत्री की इज्जत के बेइज्जती की गई, वो सब दिल्ली से लग रहे हैं, बंगाल में नहीं लग रहे हैं। बंगाल में बीजेपी नहीं बोल रही है, बंगाल में बीजेपी शुभेंदु के खिलाफ है। तो ये जो नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और उसके कारण जो छवि
पूरे देश में बन रही है, कोई इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये जो फेक नैरेटिव से अगर आप समझते हैं कि संबित पात्रा की कोई, ये पूरा डिस्ट्रैक्शन है। जो मैनिपुलेटेड मीडिया की जो बात अभी चली है संबित पात्रा को लेकर, जो कॉन्फ्रंटेशन चला है, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, पूरी की पूरी बहस को हाईजैक करना चाहते हैं और कोरोना से ध्यान हटाकर, कोरोना की मौतों से ध्यान हटाकर पूरी डिबेट का रुख बदलना चाहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री की बेइज्जती की गई। तो प्रधानमंत्री की बेइज्जती को एक इशू बनाना चाहते हैं बजाय कोरोना की मौत को या कोरोना के ट्रीटमेंट को। तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही चेंज करना चाहते हैं। जी, तो बादशाह ये एक डाइवर्जन टैक्टिक्स है और कुछ नहीं है। लोगों का ध्यान हटाना है। कोरोना से बहुत ज्यादा आलोचना हो रही कोरोना की वजह से, तो लोग और कुछ पर बात करें, क्योंकि ये जितना इस पर बात करेंगे उतनी चीजें उधड़ेंगी, उतनी चर्चा होगी और उतनी ही फजीयत होगी। तो लोगों का ध्यान अब बंगाल पे लगा दो। प्रधानमंत्री की बेइज्जती हुई है, इस पर ज्यादा सोचें लोग। ममता बनर्जी अहंकार दिखा रही हैं, प्रधानमंत्री का अपमान कर रही हैं, इसके बारे में ज्यादा सोचें लोग। बंगाल की जनता क्या सोच रही है ये अभी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देश की जनता के बीच प्रधानमंत्री की छवि क्या बन रही है ये उनका मुख्य मुद्दा है। मुकेश जी, ये तो सही बात जो आप बोल रहे हैं, और लेकिन एक चीज है, जो कोरोना चल रहा है अभी भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से लोग बहुत जल्दी इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि हर नहीं तो काफी फैमिली में लोग मरे हुए हैं, लोग बीमार हुआ है, पिताजी गए, बच्चे गए, बीवी गए। तो ये मेरे ख्याल से आप जितना भी डाइवर्जन टैक्टिक करें वो चलेगा नहीं, क्योंकि लोग का फोकस जो है कोरोना पे है, मोदी का फेलियर पे है, वैक्सीन नहीं मिल रहा उस पे है, ऑक्सीजन खत्म हो गया उस पे है। तो ये कितना डाइवर्ट कर सकेंगे? ऑक्सीजन नहीं है तो डाइवर्जन क्या हो सकता है? रामदेव बोलेंगे ऑक्सीजन का बारे कि बाहर हवा में ऑक्सीजन में, ये तो कोई सुनेगा नहीं ना। तो एक बात तो ये नहीं चलेगा, ये डाइवर्जन। दूसरी बात, ये सिंह साहब जो कहा ये बिल्कुल सही कि मोदी को एक मामूली इंसान या एक इंसान के रूप से इन्होंने बदल के भगवान बनाने का कोशिश में थे, और वो काफी, अगर भगवान नहीं तो डेमीगॉड तक तो पहुंच गए थे। दाढ़ी भी बढ़ गए, स्टैचर भी बढ़ गए, लेकिन बीजेपी खुद इसका जो दाम दिया, इसका जो प्राइस दिया, वो बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी जो है ये आज का स्थिति पहुंचने में कई लोगों को अपना पार्टी में शामिल किया जो पुराने जमाने में बीजेपी या जनसंघ में कभी भी अंदर नहीं आ सकते थे। पहले तो इन लोग आरएसएस के लोग हैं ही नहीं। दूसरे, इन लोग, अगर आप ममता बनर्जी का 2 मिनिस्टर के खिलाफ नारद स्कीम में कार्रवाई शुरू किया, तो शुभेंदु अधिकारी कौन है? वो भी तो यही है, नारद स्कीम पे। तो पॉइंट ये है, बीजेपी जो है बहुत महंगा पड़ेगा बीजेपी के लिए इस सक्सेस जो है। एक तो मोदी का पड़ेगा कि भगवान के रूप से नीचे आ गया है। दूसरा, बीजेपी जो ये जैसे ऊपर पहुंचा है, और ये श्रवण जी ठीक कह रहे हैं, ये गिरने वाला है। अभी हम पढ़ रहे हैं इधर, कितना सच है झूठ ये मेरे ख्याल से नरेंद्र जी बता पाएंगे कि बीजेपी का जो कैंडिडेट्स थे, 148 कैंडिडेट बीजेपी का बाहर से आए थे बंगाल में, और उनमें से सिर्फ 7 जीते, बाकी सब हार गए। और इन्होंने दिल्ली से इंपोर्ट जिनको किया वो भी हार गए, और जो लोकली लिया तो वो भी हार गए। तो बीजेपी इसको कितनी दिन सस्टेन कर पाएगा ये सक्सेस स्टोरी? ये जो मतलब 148 और कहां 7, तो मेरे ख्याल से ये बीजेपी के लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा ये सक्सेस। ये अभी नीरेंद्र, अभी श्रवण जी जो बात कर रहे थे कि बेचैनी बीजेपी के अंदर भी है वहां, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बीजेपी के नेता पुकार लगा रहे हैं, ममता जी हमको वापस ले लो, ट्वीट कर रहे हैं। मतलब ये सिलसिला जिस तरह से प्रधानमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे हैं,
ये तो बढ़ता जाएगा, लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ती जाएगी, तो ये बीजेपी के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। ये हो सकता है, एक मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हिसाब से करेक्शन है कि सिंह साहब ने जो कहा पेगासस के बारे में कि वो कॉल रिसीव करने पर वो स्पाइंग करता है, मेरी जानकारी यह है कि कॉल रिसीव करने की भी जरूरत नहीं है। और मिस्ड कॉल आएगा और वो कॉल अपने आप गायब भी हो जाएगी, आपके फोन में दिखेगा भी नहीं, उसके बाद वो अपना काम शुरू कर देगा। तो खैर ये मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि दर्शकों को ये जानकारी मिले। नहीं, उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, मैं डीपली उसको जानता हूँ, उस पर रिस्पॉन्ड आपको करना पड़ेगा, वरना मिस तो कहीं भी आ सकता है। उसको आपको कहीं ना कहीं से उस कॉल पे रिस्पॉन्ड करेंगे, तब उसके बाद वो ऑपरेट करेगा। ये उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है बस। ओके, आपकी जानकारी हो, मतलब मैंने जो पढ़ा था वो मैंने ये पढ़ा था। खैर, तो बीजेपी में अभी चुनाव से पहले जो बीजेपी थी वो एक बहुत चूचू का मुरब्बा थी, और अब जो है बीजेपी अगले 5 साल जो यहाँ रहना पड़ेगा उसमें काफी चेंज आएगा। दिलीप घोष के साथ रिएक्ट करते हैं, बाकी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, शुभेंदु अधिकारी को कितना पावर दिया जाता है। लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, कल जो ममता को अटैक किया गया, मैं उसको कोई उस तरह स्ट्रेटेजी नहीं, वो वास्तव में मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने कल मोदी का अपमान नहीं कहूंगा, उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इसलिए अगर वो रिएक्शन नहीं आता तो मुझे आश्चर्य होता। आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि मोदी जी किसी का वेट कर रहे हैं, वो व्यक्ति उससे नहीं मिला, जैसे उन्होंने नेताजी की जयंती के समय कहा मैं भाषण नहीं दूंगी, तो ओके, वो भाषण वो मोदी जी का उस तरह से कुछ रिएक्शन नहीं था, उन लोगों के खिलाफ था जो कि जय श्री राम कह रहे थे। कल अगर मोदी जी गवर्नर के साथ और कुछ और लोगों के साथ ममता का वेट कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा, वह नहीं होता है, ममता आती है, 1 मिनट दे के अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ चली जाती है, तो ये बहुत बड़ा निश्चित रूप से अपमान। लेकिन नीरेंद्र, ये तो ममता बनर्जी ने पहले ही जता दिया था कि शुभेंदु अगर होंगे तो वो वहां नहीं जाएंगे, और ये भी स्पष्ट हो गया है, ममता बनर्जी ने जो आज बताया है कि वो वहां पहुंच गई थी और उनको वहां वेट कराया गया। उनके हेलीकॉप्टर को एक तो फ्लाई करने में टाइम लेट किया गया, फिर उतरने में भी देरी करी गई, और फिर उनको इंतजार भी कराया गया। तो ये एक वर्जन ये भी है। तो मतलब ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से जी नहीं, मैं वर्जन की बात है, कौन सही कर रहा कौन नहीं कर रहा, हमारे पास दोनों वर्जन है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ने तय कर लिया था कि या तो बात हमारे सामने होगी, शुभेंदु होंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, और उन्हें 1 मिनट का देखिए वो चली गई। तो ये जो पीएम को जो लगा कि ये तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, और हम जानते हैं पीएम बहुत अहंकारी है, हम ये भी जानते हैं कि मोदी बहुत रिवेंजफुल है। संजय जोशी कहाँ है आप जानते हैं आज, तो वह आदमी जो इतना अहंकारी है, इतना रिवेंजफुल है, और उनके साथ अमित शाह है, तो इन लोगों को लगा कि इसने ऐसा किया, इसीलिए आलापन, अब ममता पे तो कुछ कर नहीं सकते, तालापन बंदोपाध्याय पे उनकी बिजली गिरी। तो निश्चित रूप से ये मोदी को चैलेंज तो बहुत तगड़ा मिला है, और ये बहुत अच्छा मिला है, और ममता इसलिए दे पाई क्योंकि उनके पास 200 से ज्यादा सीटें हैं, पब्लिक का सपोर्ट है। तो इसलिए ये जो हुआ, ये मैं एडिशनल कहना चाहता था कि ये बहुत छोटी चीज नहीं है। इसलिए बीजेपी के लोगों ने जो शाम को ट्वीट किया, अरे ये क्या हो गया, शुरुआत में नहीं किया, बाद में अरे ये क्या हो, ये तो मुझे इस तरह से गाली शब्द नहीं करता, मतलब मुझे ये सब बोल के चली कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये चीज है। बाकी बीजेपी में क्या रिएक्शन, ये सही बात है कि शुभेंदु अधिकारी के कारण से बीजेपी में बहुत नाराजगी है, जो पुराने लोग हैं, और लेकिन ये शुभेंदु अधिकारी एक तरह से बीजेपी के हाथ में हथियार है। वो जानती है ममता बनर्जी बहुत जल्दी तुनक जाती है, वरना शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाने का कोई मतलब नहीं था, और भी लोग थे, और मेरे ख्याल दिलीप घोष के लिए तैयार भी नहीं थे। लेकिन अब चूंकि ये एक ममता को चिढ़ाने के लिए, जब आप हार जाते तब क्या करते हैं, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, जब इंडिया जो है वेस्ट इंडीज से हार गई वर्ल्ड कप में या T20 में, ठीक श्योर नहीं, तो उस समय लोगों ने क्या किया, हार गए, तो उन्होंने उनके कालेपन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जो इंडियन पब्लिक है कि दो काले हैं और गोरे हैं और इस तरह के दो कलुए हैं टाइप, तो वो चीज करते हैं। तो ये बीजेपी जो है वह जब ममता हार गई है तो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को एक उसी तरह से रखा है कि कैसे हम ममता को चिढ़ाए। तो ये मोदी और अमित शाह की पॉलिसी है कि इसको हम रखे रहे हैं, लेकिन पार्टी वाइज पार्टियों पर आगे बढ़ना। अभी देखिए ये जो यास हुआ है, बीजेपी का कोई नेता सड़क पर नहीं है,
उस समय वो गायब हो जाते हैं। वो हिंदू मुस्लिम करना होता तो सब सामने आ जाते हैं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, कोरोना के मामले हमने देखा पूरे देश में बीजेपी कहीं नहीं है, बस डिफेंड कर रही है कि हाँ पॉजिटिव हो, पब्लिक की मदद के लिए नहीं है। वो जो बीजेपी पूरे देश भर में, वही बीजेपी यहाँ पर भी है। कुछ आरएसएस के भी उतना बड़ा यहाँ पर नेटवर्क नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो इसीलिए आगे जाके निश्चित रूप से बीजेपी में जब पावर का स्ट्रगल होगा, तब शुभेंदु जैसे लोग, और जैसा हम जानते हैं कि टीएमसी के बहुत कम लोग चुने गए हैं, तो उनके सपोर्ट वाले बहुत कम, 77 में से अगर 7 लोग चुने गए हैं दल बदलू, तो सिर्फ 70 लोग जो है वो ओरिजिनल बीजेपी के हैं। तो ओरिजिनल बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी साथ क्यों जाएंगे? तो निश्चित रूप से ऐसे दल बदलू लोगों का भविष्य मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा है। हाँ, अभी शुरुआत में शुभेंदु अधिकारी उस चिढ़ाने के लिए मौजूद हो सकते हैं, उनका यूज हो सकता है, तो अभी वही यूज हो रहा है, कल भी यही यूज हुआ था और आगे भी बस उनका वो टेम्परेरी यूज है। जी, मेरे पास कुल 8 मिनट है और मैं चाहता हूं कि बाकी 3 जो वक्ता हैं वो 2-2, 2.5 मिनट में मुझे ये बताएं कि ये जो बदले की राजनीति है वो कहां जाके ठहरेगी, क्या होगा इसका अंजाम। श्रवण जी, आपसे शुरू करते हैं। अनम्यूट कर लीजिए अपना। जी, फिर हो गया, फिर अनम्यूट हो गए। जी, आ रही है मेरी आवाज हाँ, आ रही है? जी, बदले की राजनीति देश में चलना नहीं चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि ममता बनर्जी को थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए, क्योंकि ये पहला मौका नहीं था जब ममता बनर्जी इस तरह से व्यवहार करती हैं। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ ऐसा किया है। ममता के स्वभाव में है, इनबिल्ट है कि वो इस तरह का जो उनका विद्रोही स्वरूप है, और वो जिस तूफान से तृणमूल को निकाल के लाई हैं और जो जीत के आई हैं, उसमें उसने उनका एरोगेंस और बढ़ा दिया है। तो इसमें हुआ यह है कि प्रधानमंत्री ने के आक्रामकता में एक तरह का डिफिटिस्ट का जो भाव है कि मैं हार कैसे गया, इसके कारण वो आक्रामक हैं। और ममता बनर्जी का ये है कि देखो मैंने तुमको हरा के दिखा दिया। तो वो एक जो विजेता का भाव है, इसमें ममता बनर्जी ठीक है अपनी जीत पर सवार हैं, सब कुछ हैं, पर निश्चित रूप से अगर उनको देश की नेता बनना है या विपक्ष का एक नेता बनना है या बंगाल के लोगों का दिल जीतना है इस लिहाज से, क्योंकि वो ऐसा नहीं है वो फिर हर प्रधानमंत्री को इसी तरह से चैलेंज करेंगे, वो सवाल मोदी का नहीं है। तो आपकी स्ट्रक्चर में, बॉडी स्ट्रक्चर में अगर ये इनबिल्ट हो जाए कि आप तो किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मेरे सामने क्या है, मैं देखो मैंने उसको भी ऐसा कर दिया, ये बदले की जो बात है वो प्रधानमंत्री के लिए तो नुकसानदेह है ही, बीजेपी के लिए काफी है। और उसका जो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अनुमान आ रहे हैं कि बहुत 100 से कम सीटें मिलेगी उत्तर प्रदेश में, काफी दिक्कतें हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। और अगर उत्तर प्रदेश हार जाते हैं तो 2024 में क्या होगा, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जी, तो ममता को इस समय एक जो केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका है विपक्ष की, जिसके के लिए उनको नाराज किया जा रहा है केंद्र के द्वारा, उनकी छवि को डेंट किया जा रहा है और विपक्ष के लोगों में उनके प्रति सहानुभूति को कम किया जा रहा है, उनके प्रति सहमति को कमजोर किया जा रहा है ममता के प्रति कि वो कैसे बन सकती हैं, देखिए वो इस तरह का व्यवहार करती हैं। तो ममता को मेरे ख्याल से बदले की राजनीति या इस तरह के व्यवहार में अपने आप को करेक्शन करना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री के लिए कोई सुझाव नहीं देना चाहता। जी, सिंह साहब, अगर बदले की राजनीति से हमें ममता बनर्जी पीछे हट जाए, अगर ये राजनीति मान लें कि बदले की राजनीति चल रही है, तो क्या वो नरेंद्र मोदी के कोप से बच सकती हैं अगर थोड़ी विनम्रता उनमें आ जाएगी? मैं पिछले 10-20 साल से श्रवण जी और मेरे में इत्तेफाक रहा है लगभग हर मुद्दे पे। ये पहली बार मुझे लग रहा है कि मोदी के फॉर्मेट में एडवर्सेरियल पोजीशन नहीं है। अगर आपने एडवर्सेरियल पोजीशन ले ली तो आपको न्यून करने के लिए सीबीआई छोड़ दिया जाएगा, इनकम टैक्स छोड़ दिया जाएगा, ईडी छोड़ दिया जाएगा।
वो हर हथकंडे अपना, मोदी अपोजिशन बर्दाश्त की नहीं कर सकते, तो आप कितनी भी विनम्र हो जाएं, आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 3/4 से आप जीत गई हैं और उससे मोदी जी का कद छोटा हुआ है। पहला तो ये। हम दूसरा एक क्वेश्चन, इसी का काउंटर क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल ने कौन सा गुनाह किया था? आज आपने उसको बौना कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, और हर तरह से एक 70 में 62 सीटें लाने वाली पार्टी आज कहीं नहीं है। आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर सब कुछ है। यही छोड़िए, आपने कौन सा राज्य है जिसमें कि, और कौन सा नेता है जो जरा सा भी एडवर्सेरियल पोजीशन के खड़ा हुआ दूध के बाकी की तरह निकाल नहीं दिया गया है? ये मोदी के फॉर्मेट की प्रॉब्लम है, और एकल नेतृत्व, यूनि लीडरशिप के फॉर्मेट की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में है कि यूनि लीडरशिप फॉर्मेट में एडवर्सेरियल एंटिटीज नहीं होती हैं। अगर वो होंगी तो उसको रियून कर देना है, वो सीबीआई, कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी हो, उसको नहीं छोड़ना है। लेकिन इसकी मुश्किल ये है, ये तभी तक सक्सेसफुल होता है जब इसको कोई एक काउंटर चैलेंज उतने ही फोर्स से ना मिले। ममता में वो फोर्स था जिससे कि काउंटर चैलेंज ही नहीं मिला, वो ये बता दिया कि अरे ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये वो नहीं है, ये इनविंसिबल नहीं है। ये एक बड़ा चैलेंज था जिससे कि वो पूरा जो ऑरा बना था वो टूट गया। मुझे लगता है कि ये यही मेरा एक्सप्रेशन होगा। बाकी वीरेंद्र जी और बादशाह जी बताएंगे। बादशाह, क्या ये बदले की राजनीति बंगाल सरकार को बर्खास्त करने तक जा सकती है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने अहंकारी हैं तो नाक का सवाल बनेगा, ये टकराव बढ़ते बढ़ते क्या वहां भी पहुंच सकता है? मुकेश जी देखिए, तो बदला का राजनीति जो है इस बार ये तो बीजेपी ने शुरू किया, मोदी ने शुरू किया। ममता अपना जीतने के बाद ममता अपना गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया। उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये क्या कहते हैं, साइक्लोन आया, कोविड चल रहा है, उसके बाद उस पे फोकस कर रही थी। तो ये जो है नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने बदला का राजनीति बंगाल में लाया। अभी बात यह है कि अगर हमारे खिलाफ कुछ बदला का एक्शन लिया जा रहा है तो मैं क्या करूं? या काउंटर बदला लूं, या उसको ओपोज करूं, या चुपचाप बैठे रहूं? अभी केजरीवाल का जो उदाहरण दिया सिंह साहब ने, वो बिल्कुल सही है। वो बेचारा कुछ किया नहीं और उसके ऊपर और असर पड़ा। तो मेरे ख्याल से इस टाइप का जो पॉलिटिक्स है, इस टाइप का जो राजनीति है, बदला का राजनीति है, इसके खिलाफ सिर्फ एक ही उत्तर है और वो है काउंटर बदला। और वो है कि ये अगर हमको नीचे उतारने का कोशिश करे तो हम भी इनको नीचे उतार के लोगों को बताएंगे कि इनका असली रूप क्या है। वीरेंद्र, आप आखिरी टिप्पणी, 1 मिनट। बादशाह ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ममता बदला नहीं ले रही है उस तरह बदला, क्योंकि वह किसी को जैसे ये सीबीआई की द्वारा लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, वो किसको नहीं भेज सकती है। तो उसका जवाब क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति को लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो गांधीवादी तरीका क्या है? आप उसे मारपीट तो नहीं कर सकते। तो ममता बनर्जी ने चाहे नेताजी वाले कार्यक्रम में या चाहे कल वाले कार्यक्रम, मुझे लगता है उन्होंने गांधीवादी तरीका अपनाया है। आपने अपनी कर ली, ठीक है मैं आती हूँ 1 मिनट में करके मैं चली गई, रिपोर्ट दे दी। नेताजी वाले में यही किया, मैं भाषण नहीं करूंगी। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के दोनों रूप, नाराजगी तो है, नाराजगी में मुझे एक शालीनता लगी, उसमें कोई ठीक है पीएम के साथ मिले, पीएम ने जिस तरह किया, हमें विरोध था, विरोध का तरीका उन्होंने अपनाया। और जैसा कि बादशाह ने कहा, बदले की शुरुआत, अगर सीबीआई ने ये काम नहीं किया होता, मैं आपको बताऊं, सीबीआई ने अगर ये काम नहीं किया होता जो 15 दिन पहले किया है, तो स्थिति आज बेहतर होती। जब गवर्नर ने वो परमिशन नहीं दी होती तो स्थिति बेहतर होती। तो अगर सेंटर लगातार ये काम कर रही, तो क्या आप सोचते हो जो नवीन पटनायक नहीं है ममता बनर्जी, आप समझ लीजिए, ममता बनर्जी नवीन पटनायक नहीं है, तो ममता बनर्जी, और जवाब देंगे जरूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही दिलचस्प बातचीत हुई आज। मोदी के विभिन्न रूप भी हमने देखे और वो जिस तरह से अपनी राजनीति को पश्चिम बंगाल के जरिए एक शेप दे रहे हैं और उसके क्या खतरे हमको आने वाले दिनों में दिखलाई पड़ सकते हैं, उनका एक इल्हाम हुआ है, उनका एक अनुमान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।